बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा मांगा था अपोजिशन ने, और ये दावा किया था कि उससे बहुत पहले इमरान खान साहब घर चले जाएंगे, क्योंकि एक मोमेंटम उनका बन रहा था। उस दौर में जब मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर की, नवंबर की और उससे पहले की, तो अपोजिशन एक मोमेंटम बना रही थी। फ़ौज के ऊपर डायरेक्ट पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में इतना खुल के बात की जा रही थी, जिसमें पीडीएम की जमातें थी। पीपल्स पार्टी ने ज़रा थोड़ा हाथ खींच कर रखा, बाकी सारे चढ़े हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज इसमें सबसे आगे थे, और उनका साथ दे रहे थे अचक जई साहब और दीगर कुछ और एएनपी के पॉलिटिकल लोग हैं और दीगर जमातों के लोग हैं, और मेंगल साहब भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन कुछ तनकीद बहुत अच्छी थी, वो ठीक थी, वो होनी चाहिए। लेकिन कुछ तनकीद सिर्फ तनकीद भराए तनकीद थी और बेजा थी, और पाकिस्तान के इदारों को नीचे दिखाने की एक कोशिश थी, और उनको दीवार के साथ लगाने की एक कोशिश थी, या एक कोशिश थी कि किसी तरह इदारे डील पे आ जाएं और कोई रास्ता निकालें अपोजिशन की उन जमातों के लिए जिनके पास इक्तदार में कोई हिस्सा भी नहीं है। 31 जनवरी की डेडलाइन थी। उन्होंने कहा इससे पहले इमरान खान साहब हट जाएंगे, लेकिन 31 जनवरी गुजर गई और इमरान खान साहब बदस्तूर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। इस 31 जनवरी तक एक प्रेशर या एक दबाव जो जनरेट किया जाना था, जो बनाया जाना था, वो बनाने में अपोजिशन नाकाम रही। यानी 31 जनवरी वाले दिन सारा दिन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इमरान खान पे, रात 12 बजे तक पता नहीं कुछ हो जाएगा। तो जब आप डेडलाइन देते हैं तो उसके ऊपर आप एक प्रेशर बनाते हैं, आप एक दबाव बरकरार रखते हैं। अपोजिशन वो दबाव क्यों नहीं बना पाई? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने राब्ता किया है 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी वाले दिन, और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों से बात की है, और लंबी मुशावरत हुई है कि एक्चुअली गलती कहां हुई और अब हमें क्या करना चाहिए। एक नई हिकमत अमली है, वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं ये बताता हूं कि अपोजिशन के बड़े मसाइल क्या है जिस वजह से वो इमरान खान साहब को हटाने में कामयाब नहीं हो सके। नंबर 1, अवामी पजीराई उस लेवल पे आई नहीं जिस लेवल पे आनी चाहिए थी। एक अवामी तहरीक जब बन रही होती है, 10 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा होती हैं, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो फिर उनकी जो तहरीक है वो बहुत बड़े अवामी इज्तिमा होने चाहिए और लगातार चलनी चाहिए। वो हो नहीं पा रहा था। कई मौलाना फजलुर रहमान साहब इज्जत बचा रहे थे तलबा को इकट्ठा करके, कहीं पीएमएलएन बहुत जोर लगा के कुछ लोग निकाल रही थी, कहीं पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत को इस्तेमाल करके बसों में भर के अंदरूने सिंध से लोगों को कराची लेकर जा रही थी। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के साथ जलसों को बचाया गया है, लेकिन लाहौर में बुरी तरह एक्सपोज होगी पूरी की पूरी पीडीएम। अवामी पजीराई ना मिलना एक बहुत बड़ी वजह है, और ये यानी एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान की गवर्नेंस कोई बहुत शानदार नहीं है, साफ बात है। मैं कहूंगा कि जो इमरान खान साहब की सूबाई या वफाकी हुकूमत है, उसकी गवर्नेंस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि वो बड़ी शानदार गवर्नेंस है। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, और महंगाई की एक बड़ी ज़बरदस्त लहर आई है इस मुल्क में। अब गो कि उसके अंदर कुछ कमी हो रही है, कुछ डिजिट्स हुकूमत ने शेयर किए हैं, आप उनसे इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले महंगाई की एक बड़ी शानदार, बहुत जानदार किस्म की एक वेव आई थी, और उस दौरान में अपोजिशन ये तहरीक चला रही थी। बैड गवर्नेंस और महंगाई के बावजूद इमरान खान साहब से लोग अगर नाराज भी हुए तो वो जाके अपोजिशन के साथ खड़े नहीं हुए। ये अपोजिशन का एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग अपोजिशन को मसीहा के तौर पे नहीं देख रहे। लोग ये नहीं सोच रहे कि अगर ये हुकूमत बुरा कर रही है या अच्छा नहीं कर रही तो अपोजिशन हमें बचाएगी। लोग अपोजिशन से भी मायूस हैं, और शायद ज्यादा मायूस हैं इसलिए वो इस हुकूमत के मुकाबले में अपोजिशन को वेट नहीं दे रहे, उनको तवज्जो नहीं दे रहे, और उनके जलसे जुलूसों या उनकी तहरीक में बहुत बड़े पैमाने पर शिरकत नहीं कर रहे। यह एक बड़ा सीरियस मसला है अपोजिशन के लिए कि पब्लिक में पजीराई ना मिलना। अगर हुकूमत की कमजोर पोजीशन हो तो इसका फायदा अपोजिशन को होना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं हुआ। एक तो मामला यह है। दूसरा, पार्टी कमजोर हो रही है, फजलुर रहमान साहब की भी और नवाज शरीफ साहब की भी। यानी इन दो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, माजी में हुकूमतों में रही हैं, लेकिन अब इन दोनों के पास कहीं पे भी कोई हुकूमत नहीं है। देखिए, ज्यादातर जो सियासतदान होते हैं ना, वो नजरियाती नहीं होते या वो पार्टियों के साथ जुड़े हुए नहीं होते।
ज़्यादातर सियासतदान जो हैं वो इक़्तिदार के दोस्त होते हैं। यानी पीटीआई के अंदर आप देख लें बेशुमार इक़्तिदार के दोस्त बैठे हैं। सबको पता था कि ये पार्टी हुकूमत में आ सकती है और इस दफ़ा इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, तो सारे जो है लाइन बना के पीटीआई में दाखिल हो गए। अब जब इनको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी या पीएमएल आने वाली है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो उस तरफ भी चले जाएंगे। ये होता है। तो लोग इक़्तिदार के दोस्त होते हैं, सियासी लोग। ये लोग हुक्मरान के या सियासी जमात के या किसी नज़रिया के दोस्त नहीं होते। ये मैं ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूं। तो अब क्योंकि इक़्तिदार नहीं है, ना पीएमएल के पास पंजाब में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में फजल रहमान साहब के पास इक़्तिदार है, तो इक़्तिदार ना होने का नुकसान हो रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को इकट्ठा रखने में कामयाब हुई इसलिए कि उनके पास सिंध में हुकूमत है और वो सिंध में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उस हुकूमत को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ऑब्लाइज भी कर सकते हैं। ज़्यादा उनके लोग भी सिंध से जीते हैं, लिहाजा पीपल्स पार्टी इंटैक्ट है। लेकिन पीएमएलएन और फजल रहमान साहब की पार्टी का ये मसला है कि वहाँ पर आवाज़ें उठती हैं, बार बार इख्तलाफात होते हैं और बहुत सारे ऐसे मामला उठते हैं जिससे लीडरशिप की तरफ उंगलियां उठती हैं। फजल रहमान साहब को सेम मसले का सामना है, यानी उनकी जमात के अंदर बगावत ही हो गई है। तो ये जो सारी सिचुएशन है इसमें पार्टियां वैसे इंटैक्ट नहीं रही, जो दो पार्टी खुल के बात कर रही थी। तो इक़्तिदार के दोस्त जो सियासतदान हैं वो ये कोशिश करते हैं कि खामोश हो जाएं अगर अपोजिशन का दौर है, लेकिन वो कहीं ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज लेना पसंद नहीं करते जिससे उनकी अपनी सियासत या उनका अपना जो बैंक बैलेंस है या उनके अपना जो है एक उन्होंने अपनी हर एक ने अपनी एम्पायर बनाई हुई है वो खतरे में पड़ जाए। तो इसलिए वो खामोशी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इतने इनकलाबी मिले भी नहीं इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और पीपल्स पार्टी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसमें कोई इनकलाबियों की ज़रूरत हो या कोई बहुत बड़ा कोई चेक वगैरह बनने जा रहा हो या कोई शोर मचा रहा हो, तो ऐसा हुआ नहीं। तीसरी चीज़ यह है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। इमरान खान साहब के बारे में अपोजिशन के अंदर जो समझदार लोग थे उनकी ये राय थी कि उनको पहले साल में इक़्तिदार से हटाया जाए, और कुछ लोगों ने कहा कि पहले साल में नहीं हटाया तो पहले 1.5 या 2 साल में हटा दिया जाए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये आदमी सीख रहा है, इसको कुछ ना कुछ पता चल रहा है, ये हमारे सिस्टम को समझ रहा है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी को और हमारे निज़ाम के अंदर झांक कर देख रहा है और ये उसका एक्सपर्ट बनता चला जाएगा। और अगर इसने 5 साल पूरे किए तो इसको हर चीज़ का पता चल जाएगा, फिर हम इसको दीवार के साथ नहीं लगा सकेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब ने ना सिर्फ माफियाज को समझा, ब्यूरोक्रेसी को समझा, इस मुल्क के निज़ाम को और इसके पॉलिटिकल सिस्टम को समझा, और जो एक बदबूदार किस्म का हमारा यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर है उस सारे को समझा। तो अब उनको मारना उतना आसान नहीं है जितना शुरू में था। तो हालात अब इमरान खान के लिए वैसे नहीं है जैसे पहले थे। अब वो ज़्यादा चौकन्ना और ज़्यादा चीज़ें जान चुका है। देखें, वो खुद कहते हैं कि मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे आइडिया ही नहीं था चीज़ों का, और अब जब मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पे टाइम गुजारा है, तो मुझे अब समझ आई है कि एक्चुअली होता क्या है। और अब आप ये देखें कि वो लगातार अटैकिंग मोड में है। गिरा दो इनके प्लाजे, छीन लो इनकी ज़मीनें, जो सरकारी ज़मीनें इन्होंने वसाइल लिए होते सारे वापस ले लो, पेट्रोल पंप्स गिरा दो, ज़रूरी अरादियाँ इनसे वापस कब्जा ले लो। ये सारी चीज़ें, अब उसको पता चल गया कि इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सपोर्ट करती हैं, छीन लो, इनकी उस जगह मारो जहाँ ज़्यादा दुखता है। तो इमरान खान ज़्यादा लीथल हो गया, ज़्यादा सीख लिया उन्होंने। तो ये एक तीसरी चीज़ है जो अपोजिशन के लिए फिक्रमंदी की बात है। अब अपोजिशन ने फैसला क्या किया? उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हम पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस्तीफे वो दे नहीं सकते, इस्तीफे देंगे तो पीपल्स पार्टी नहीं देगी, और जब इनके इस्तीफे आएंगे, ज़िमनी इलेक्शन होगा, तो पहले जो सीटें हैं वो भी कम हो जाएंगी। और अगर इस्तीफे देके कोई पब्लिक की बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करना चाहते हैं, वो तो पहले भी नहीं कर पाए, बुरे हालात में नहीं कर पाए, अब अच्छे हालात में कैसे करेंगे? हालात पहले से तो कुछ बेहतर ही है ना, तो कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल है। लिहाजा वापस जाना पड़ेगा पार्लियामान के अंदर और वहां पे अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया है, रुजू करने का फैसला किया है। लेकिन इस बीच में वो इंतजार करेंगे बेहतर वक्त का, जब इमरान खान साहब कोई गलती करें या कोई ब्लंडर उनसे हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जिसका फायदा उठा के अपोजिशन दोबारा अपनी तहरीक को खड़ा कर सके। अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत या उनकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, वो कहां पे कोई ऐसी बड़ी गलती करते हैं जिसका फायदा अपोजिशन को पहुंचे और अपोजिशन उनके ऊपर चढ़ दौड़े। फिलहाल उस वक्त तक के लिए उनको अब इंतजार करना पड़ेगा। इसराइल का जो कार्ड है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। महंगाई का कार्ड चलाने की कोशिश की, नहीं चल पाया। हमदर्दी का कार्ड, यानी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, हमारे लोग जो हैं वो जेलों में हैं, हमदर्दी का कार्ड बहुत कोशिश की इस्तेमाल करने की, नहीं हो पाया। आज शहबाज शरीफ साहब की, हमदा शहबाज साहब की या किसी की भी पेशी है, तो मैंने नहीं देखा कहीं पे भी 1-1.5 लाख लोग निकल के आ गए हों।
या बहुत बड़ी तादाद के अंदर पूरी सड़कें और हर चीज़ बंद हो गई हो। चंद लोग होते हैं, 100 भी नहीं होते, 200 मैक्सिमम, 150 दर्जनों, बस इतने लोग होते हैं। तो लोगों की हमदर्दी भी ये समेट नहीं पाए। लिहाजा अब एक जो पहला और अहम तरीन राउंड था इस लड़ाई का, जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हुई, अब मैं क्योंकि फजलुर रहमान साहब वाली जो पुरानी लड़ाई है उसको बीच में इसलिए नहीं डाल रहा कि उसमें फजलुर रहमान साहब अकेले रह गए थे। एक मुश्तरका अपोजिशन पीडीएम और एक हुकूमत, इनकी लड़ाई का जो पहला राउंड था वो बिल्कुल आप कह सकते हैं बगैर किसी मुबालगे के कि इमरान खान साहब ने उसको जीत लिया है। और अब दूसरा राउंड शुरू होगा। डिपेंड करता है कि कब हुकूमत कोई गलती करती है और राउंड 2 शुरू होता है। इमरान खान साहब के बारे में ये बात तो सबको पता है कि वो एक बला का उनका एक एतमाद है, और यही एतमाद वो अपनी पार्टी को, अपने इत्तेहादियों को देते रहे कि हमें कोई खतरा नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इस एतमाद की वजह से उनके लोग उनके साथ इंटैक्ट रहे, और उनका ये एतमाद उनको सेनेट इंतखाबात में कितना फायदा पहुंचाता है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब के लिए एक और अहम मसला खड़ा हो गया है। सैयदा आबदा हुसैन साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया जो नवाज शरीफ साहब की बड़ी काबिल एहतराम अमरीकी सफ़ीर हुआ करती थी, और उनके दौरे हुकूमत में उनको आखिर तक रखा गया था, हटाया नहीं गया था। उन्होंने कहा कि जो हमारा एटमी प्रोग्राम था या जोहरी प्रोग्राम था, जिसका नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते हैं कि वो मैंने किया और मैं उसके अंदर, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब उससे बिल्कुल बाखबर नहीं थे, उससे बेखबर थे, उनको पता ही नहीं था, वो लाइलम थे। जिसको पता था वो उस वक्त के सदर थे गुलाम इसाक खान साहब, और नवाज शरीफ साहब पे उस वक्त इदारों को एतमाद नहीं था, लिहाजा उनको बाखबर नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि मुझे भेजा गया, जब अमेरिका में तो ये कहा गया कि अमेरिकन को एंगेज करके रखें, हमें 18 से 20 महीने लगेंगे, हम इसको अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल कर लेंगे, और इस बीच में हमें आपकी ज़रूरत है, कोई फ़ोन पे बात नहीं होगी, जो बात करनी है पाकिस्तान वापस आएँ। 5 मरतबा वो आई और सदर से मिली, इसाक खान साहब से, गुलाम इसाक खान साहब से। उन्होंने ये भी कहा कि उसामा बिन लादेन ने मियां नवाज शरीफ साहब को फंडिंग की है। अब फॉरेन फंडिंग का शोर मचाया हुआ है PMLN ने, और उसामा बिन लादेन से फंडिंग उनकी साबितशुदा है। अब इस पे आज तक मुस्लिम लीग नून ने तरदीद नहीं की। आप उनसे पूछेंगे आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली है तो आपको तरदीद नहीं करेंगे। इसी तरह फजलुर रहमान साहब से अगर आप पूछेंगे आपने मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों से फंडिंग ली है और उस फंडिंग को बजाय आप मदारिस पे खर्च करते या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने वो फंडिंग अपनी ज़ात पे खर्च की है, तो वो भी तरदीद नहीं करेंगे। वजह यह है कि उनके अपने साथियों ने उनके ऊपर ये मुकदमा बना दिया है और वो उसको लेकर इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं। तो फजलुर रहमान साहब भी फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे पा रहे और नवाज शरीफ साहब भी नहीं दे पा रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ 40,000 के करीब जमा करवा दिए हैं। अब जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो भी इमरान खान साहब ने अपने गले से टायर उतार के अपोजिशन के गले में डाल दिया है। चाहे इमरान खान साहब का जवाब गलत हो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है, वो सही है या गलत है इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने जवाब नहीं दिया है, और फजलुर रहमान साहब से भी जवाब आने वाले दिनों में मांगा जाएगा। देखते हैं वो देते हैं या नहीं देते। एक और बड़ी खबर यह है कि फैटफ, और ये बहुत बड़ी खबर है, फैटफ की जो ग्रे लिस्ट है उससे पाकिस्तान के निकलने के इम्कानात बहुत रोशन हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी और खुशखबरी वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए। इससे पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, ट्रेड के, तिजारत के, और बहुत सारी और चीज़ें जो है उसमें पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। जो मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज़ को नरम करेंगे। तो पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए जो इकदाम पाकिस्तान ने किए हैं उन पर एक ब्रीफ खत जो है वो भिजवाया, रिपोर्ट भिजवाई उसके ऊपर एक। और आज से चंद हफ्ते पहले हमाद अजहर साहब की सरबराही में एक वफद पाकिस्तान का फैटफ के अरकान के सामने, उनके हुकाम के सामने जो है वो बिलमुशाफा इनकी मुलाकात भी हुई है। और इसमें पाकिस्तान ने उनको आगाह किया है कि आपके 27 नुकात में, जो 27 नुकात आपने कहे थे उनमें से 21 मुकम्मल कर दिए हैं पाकिस्तान ने। जो 6 बाकी रह गए हैं उनके ऊपर भी हमने 50% से 70% तक अमल दरामद कर लिया है, और कुछ चीज़ों पे पाकिस्तान काम कर रहा है। तो ज़्यादा इम्कानात हैं अगर इंसाफ किया जाए, बेईमानी ना की जाए, इसराइल और दीगर ममालिक पाकिस्तान के लिए दबाव ना बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ जो मनफी लॉबिंग है वो ना की जाए, तो पाकिस्तान कोई बाइद नहीं है कि इस मरतबा फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। और पाकिस्तान उसके लिए काम भी कर रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, असर रसूख को इस्तेमाल करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करनी चाहिए, तो पाकिस्तान काम कर रहा है। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा इसलिए होगा कि एक तरफ CPEC पे काम आगे बढ़ रहा है, आपका ट्रेन का एक मनसूबा पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से यूरोप जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेड होगी। और जब फैटफ की पाबंदियां खत्म होंगी तो पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर अंदाज में इन सारे प्रोजेक्ट्स को
चला सकेगा। तो बैनुल-अक़वामी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान पे कदगन लगाते हैं, वो सारी चीज़ें जब खत्म होगी तो पाकिस्तान खुलकर खेलने के काबिल हो जाएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।